मेरे चाचा ससुर थे, मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी करी थी। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला तो बोलते हैं कि चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हारा क्या जाता है, क्योंकि मैं भी तो अपनी चाची के साथ में कंफर्ट रहता हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हमारे घर में तो ये सब चलता रहता है, नॉर्मल है हमारे लिए। उसके चलते हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर उसने मुझे तलाक बोल के घर से बाहर निकाला। जब मैं रोने लगी और करने लगी तो घर में तो लिया उसने मुझे, लेकिन सुबह मुझे ये बोला जाता है कि तुझे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा और नहीं करना तो तुम अपने घर जा सकती हो, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन हलाला जैसी चीज़ नहीं करूंगी मैं। देखिए, जब कानून बन जाते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। आप देखिए, महिलाएं भी थी जो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि हमारे शरीयत के साथ, हमारे मज़हब के साथ जो है छेड़खानी की जाए, हम बर्दाश्त नहीं कौन सी शरीयत है जिसमें तुम औरतों की इज्जत नीलाम हो रही है? कौन सी शरीयत है ये हलाला जैसी चीज़ें सिर्फ उन्होंने अपने मज़े के लिए बना रखी है। तो ये कुरान में है कि नहीं है? ये कुरान में नहीं है, और है भी तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या अरब कंट्री तो है नहीं कि यहाँ पे संविधान को फॉलो नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। धमकियाँ भी मिल रही है, बोल रहा है कि प्रशासन मेरा क्या कर लेगी। वहाँ पे वो गई है तो वहाँ पे मीडिया में बोल के वो कितना भौंक लेगी, कितना चिल्ला लेगी। कुछ दिन में ही ये वापस बंद हो जाएगा। मैं प्रशासन को 1 लाख की जगह 10 लाख दूंगा, क्या बिगाड़ लेगी मेरा वो। अनीशा जी राजस्थान की रहने वाली हैं। कब आपकी शादी हुई थी और अभी क्या चल रहा है, ये सब बताइए। मेरी शादी 19 मई 2012 में हुई थी। तो तब मतलब 2-3 साल सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज होता गया, और जैसे मतलब कटे कटे से रहना उनका। मैंने पूछना भी उनसे कि भाई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, आप शेयर करिए। बोलते नहीं थे, मारपीट करने लगते थे अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती थी तो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी शादी साल 2012 में हुई थी, तो ये कितने सालों बाद या फिर महीनों बाद स्टार्ट हुआ था आपके पति का ऐसा रवैया? 2-3 साल बाद में। 2-3 साल बच्चा हो गया था आपकी? हाँ, मेरी बेटी हो गई थी। उसके बाद से ये सब मतलब 2-3 साल बाद से ये चीज़ें शुरू हो गई, जब पता चला कि उनका किसी और औरतों के साथ में अटैचमेंट ज़्यादा है। उनके न्यूड पिक्चर्स वगैरह मोबाइल से मिलना, वो सब चीज़ें मैंने देखी। दोनों में झगड़ा भी बहुत हुआ था। ससुर तक भी बात गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। ऐसे तो मेरे पास भी सबके फ़ोटोज़ है और है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यानी कि आपके जो ससुर हैं उन्होंने आपके पति का विरोध करने के बजाय उनका सपोर्ट ले लिया? जी बिल्कुल। वो उसके बाद मैं बस ऐसे ही चल रहा था। मैंने मम्मी पापा को भी बोला तो मेरे मम्मी ने बोला कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, थोड़ा एक मौका देगी इस इंसान को, क्या पता आगे जाके चेंज हो जाए। तो मैंने चलो ठीक है, इस बार मौका देती हूँ। लेकिन वही है कि मैं अपने बच्चों में ही लगी रहती थी। फिर मेरा बेटा भी हो गया था तो मैं ज़्यादातर उनमें ही ज़्यादा मेरा टाइम रहता था, और फिर घर पे मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था। अहमदाबाद से उनकी फैमिली वगैरह आती रहती थी घर पे, तो इतना मुझे पता नहीं रहता था उनका। कि जो शुरुआत में जो चीज़ें घटना शुरू हुई थी उसके बाद में आपने ध्यान नहीं दिया चीज़ों पर? जी, चीज़ों पे मेरे को ध्यान तब देती ना जब मुझे घर के कामों से फुर्सत मिलती। जब मुझे उनसे ही बाहर निकलने नहीं दिया जाता था तो मैं क्या करती। मेरे हस्बैंड कभी मुझे अपना फ़ोन देते नहीं थे, कभी टच भी नहीं करने देते थे, हमेशा पासवर्ड लगा के रखते। बाई चांस कभी अगर मेरे को पता भी चल जाता पासवर्ड, तो उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती कि कोई भी देख के शॉक हो जाए। ऐसे 50 साल की औरत के साथ में वीडियोस, फ़ोटोज़, मतलब आपत्तिजनक हालत में उनके साथ में वीडियोस वगैरह मिले। उस टाइम पे मैंने अपने ससुर को बोला तो वो मेरे को बोलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि एक मौका दे, मेरे कहने से एक मौका दे, आज के बाद तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद आप मतलब आपके 2 बच्चे हो गए थे और उसके बावजूद भी ये सब सिलसिला चलता ही रहा? ये सब चल ही रहा था, ये कभी चीज़ें बंद ही नहीं हुई है। तो कभी आपने इस बात का जिक्र अपने घर वालों से किया? उनका क्या रवैया था अपने दामाद के प्रति? मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था, लेकिन मेरे ससुर ने उनको कैसे भी कन्विंस कर लिया कि आप एक बार है ना, एक मौका दो, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे मम्मी पापा भी इस चीज़ में एग्री हो गए।
कि भाई ठीक है अनीशा, एक मौका दे इनको, बच्चों के लिए दे दे, भाई इनका फ्यूचर ख़राब नहीं होगा, समझ जाएगा। लेकिन उसकी क्या है कि वो हरकतें बढ़ती जा रही थी, वो कभी कम हुई नहीं उसकी, उसका बिहेवियर वैसा ही रहा। पावर की टैबलेट्स खा के मेरे साथ मारपीट करना, मतलब अननेचुरल करना, वो उसका चलता ही रहता था। उसकी फैमिली को भी मैं बोलती थी, उसकी बहनों को, उसकी माँ को, तो वो बोलते थे कि नहीं आदमी तो ऐसे ही होते हैं, इसमें हम क्या करें। मतलब सपोर्ट करती थी एक तरह से अपने बेटे का, बहनें अपने भाई का सपोर्ट करती थी कि आदमी तो ऐसे ही होते हैं, अब उसके पीछे पीछे थोड़ी ऐसे अब कर सकते हैं हम कुछ भी, जो है अब तुम हैंडल करो उसको। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने देखा कि परिवार वाले आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपकी शादी हुई तो कितना दहेज, एक महर जो दी जाती है, वो सब हुआ था आप लोगों के बीच, या फिर लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी और महर दी जाती है हमारे में, मतलब 3100 रुपये महर के दिए गए थे मेरे को। और जैसे शादी में खर्चा लगाया जाता है, उस हिसाब से आपके परिवार वालों ने कितना खर्च किया था? 60 लाख की शादी करी थी मेरे पापा ने मेरी। सब उनकी मर्ज़ी से करी थी ना, कि ऐसे जैसे गेस्ट हाउस वगैरह सब उनकी मर्ज़ी के, क्योंकि शादी से पहले मेरे ससुर आए थे देखने के लिए कि भाई मेरे हाई फाई मेहमान आएंगे बारात में, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें चाहिए मेरे को। गेस्ट हाउस नवलगढ़ में सबसे हाई फाई तो गेस्ट हाउस करा था मेरे पापा ने, सारी उनके हिसाब से अरेंजमेंट, खाना वाना सब कुछ उनके हिसाब से करा गया। तो पति क्या करते हैं आपके? जैसे आपने बताया कि उन्होंने नवलगढ़ में शादी की डिमांड रखी, वहाँ पे आपने शादी करने का एक तरीके से पूरा उनका ख्याल व्याल रखा गया, तो परिवार वाले क्या करते हैं? मेरे ससुर तो तहसीलदार रह चुके हैं, रिटायर हो गए हैं अभी, और मेरे हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर है जो मतलब ये बोलते हैं ना होलसेल में चलता है, और एक पैथोलॉजी है, 2-3 मार्केट हैं, जो मतलब 2 मार्केट है जो उन्होंने बैंक को किराए पे दे रखे हैं। हॉस्पिटल के पास में भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है जो जिसमें बैंक भी है और बेकरी भी है, 4 फ्लैट्स बनाए हुए हैं, उनमें ही पैथोलॉजी भी है, मेडिकल स्टोर भी है, मतलब 2-3 बिल्डिंग ऐसी है जो उनकी किराए पे ही चल रही है। अच्छा खासा कमा लेते हैं। अच्छा, ये अभी आपका जो केस है उसमें ये भी कहा गया है कि तलाक भी दिया गया है और हलाला के लिए भी आपको बोला गया है, तो ये चीज़ें कब हुई थी? 18 दिसंबर 2024 में। तो 1 साल हो जाएगा। तो आपने केस कब दाखिल किया, और मतलब राजस्थान में किया था या फिर दिल्ली में किया था? अभी क्या कुछ चल रहा है उस सिलसिले में? राजस्थान में मैंने कोशिश करी थी कि वहाँ से मेरी कंप्लेंट हो जाए या यहीं से केस चले, लेकिन वहाँ से मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा और वहाँ पे मेरा केस सबमिट भी नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ की मेरे मायके वाली पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने ख़रीद लिया और डेगाना में भी उन्होंने पुलिस प्रशासन को ख़रीद रखा, तो वहाँ पे तो मेरी सुनवाई नहीं हुई और वहाँ से तो केस सबमिट भी नहीं होता मेरा। कंप्लेंट लिखी गई थी? कंप्लेंट छोड़ के उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं, पुलिस वालों ने सुनी भी नहीं मेरी, एक बार भी नहीं, मतलब आपकी लिखने की भी नहीं कोशिश की, ना सुनी गई? उन्होंने सुना ही नहीं वहाँ पे। इसी वजह से मेरे पापा ने भी कोशिश करी कि यहाँ से कोई कंप्लेंट वगैरह हो जाए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें होने ही नहीं दी वहाँ से। तो उन्होंने तलाक कब दिया था आपके पति ने? और जैसे कि आपने बताया आपके 2 बच्चे हैं, तो बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं, ये एक बार पता किया आपने? बच्चों से मेरे को मिलने ही नहीं दिया गया। अगर बच्चों से मिलती तो मेरे बच्चे तो मेरे साथ आने के लिए रो रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और ससुर ने उनको आने नहीं दिया। फिर अभी केस जैसे आपने डाला हुआ है राजस्थान से, तो कुछ मदद मिली नहीं, ना प्रशासन की तरफ से, ना केस भी दाखिल हुआ, तो उसके बाद कब आपने सोचा कि मुझे दिल्ली आना है, दिल्ली में कुछ सहायता मिल सकती है? कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं? जी, मेरे एडवोकेट हैं जो मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे बहुत से ऐसे यहाँ पे शुभचिंतक है जो मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आपको तलाक दिया गया, उसके बाद हलाला के लिए भी बोला गया था, तो वो कब हुआ आपके साथ? वो हुआ था 18 दिसंबर 2024 में। मेरे चचिया ससुर
ने आने का बोला था अहमदाबाद से, तो मैंने बस उस चीज़ का विरोध किया था कि वो घर पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पहले भी बदतमीज़ी करी थी। बस इसी चीज़ के चलते मैंने उनको घर पे ना बुलाने के लिए मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि वो घर पे नहीं आने चाहिए। बस इसी चीज़ को लेके कि आज मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी करी, मेरी बेटी है उसके साथ वो बदतमीज़ी करेंगे, बस इसी के चलते उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हुआ था कि नहीं चाचा तो घर पे आएंगे। मतलब उनकी शुरू से नीयत ख़राब थी, उन्होंने पहले भी इस तरीके का रवैया किया कि लगे कि हाँ नीयत अच्छी नहीं है, नेक दिल के नहीं है, और इस तरह की हरकत बावजूद उसके भी आपको हलाला के लिए फोर्स किया गया। जी बिल्कुल। जैसे मेरे चाचा ससुर थे, मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी करी थी, उसका मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला तो बोलते हैं कि चाचा के साथ कंफर्ट होने में तुम्हारा क्या जाता है, क्योंकि मैं भी तो अपनी चाची के साथ में कंफर्ट रहता हूँ, उनके साथ चाहे जैसे हंसी मजाक कर लेता हूँ, कंफर्ट होता हूँ उनके साथ में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमारे घर में तो ये सब चलता रहता है, नॉर्मल है हमारे लिए। मैंने जब उनका सिर्फ इस चीज़ के लिए विरोध किया कि वो यहाँ पे घर पे नहीं आने चाहिए, उसके चलते हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर उसने मुझे तलाक बोल के घर से बाहर निकाला। सिर्फ इसी बात पे तलाक दे दिया? जी, कि मेरे चाचा घर पे आएंगे, तुझे रहना है तो मत रह, लेकिन मेरे चाचा तो घर पे आएंगे। मेरे को थप्पड़ मारा और फिर घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं रोने लगी और करने लगी तो घर में तो लिया उसने मुझे, लेकिन सुबह मुझे ये बोला जाता है कि तुझे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा और नहीं करना तो तुम अपने घर जा सकती हो। तो ससुर का क्या रिएक्शन था? जैसे कि वो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको समझना चाहिए, बेटे को समझाना चाहिए। हालांकि गुस्से में अगर उन्होंने तलाक दे दिया, पहले तो गलत ही है, और दे दिया तो समझाया भी तो जा सकता चीज़ों को। जब वो खुद ही इंसान ऐसा, वो अपने बेटे को क्या शिक्षा देगा? उसका क्या रिएक्शन होगा? उसका कोई रिएक्शन नहीं था। तो जैसे आप एक परिवार में रहते थे, तो आपको नहीं लगता था कि आपके ससुर भी इस तरीके के हैं? क्योंकि पहले आपने बताया कि वो सपोर्ट करते थे कि अरे कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ, एक बार मेरे कहने से जो है रुक जाओ। उन्होंने रोकने की भी कोशिश की थी, इस बार उन्होंने नहीं रोका था? वो तो उन्होंने मुझे रोका ना, अपने बेटे को तो रोक नहीं रहे थे। मैं बाहर जाती, आवाज़ उठाती, तो वो हो जाता ना कि उनकी इज्जत नीलाम हो जाती वहाँ पे। बस मेरी गलती यही रही कि मैंने उस टाइम पे आवाज़ नहीं उठाई। अगर आवाज़ उठाती ना तो आज ये नौबत नहीं आती, ना मेरे बच्चे मुझसे दूर होते। अभी जैसे बच्चे भी आपसे दूर हैं, आप बच्चों से कितने महीने हो गए आपको, आप मिली नहीं है बच्चों से? साल भर हो ही जाएगा। वो देखा भी नहीं है ना, फ़ोन पे बात की? शुरू में हुई थी बात, मेरी बेटी भी रोती थी, मेरा बेटा भी रोता था कि मम्मी कब आओगे आप। अब उनको झूठा दिलासा दिया गया कि मम्मी से मिलवाने लेके जाएंगे, मम्मी को लेके आएंगे, और आज भी वो पूछते रहते हैं मम्मी कब आएगी। बच्चों से भी नहीं मिलने देते हैं, ना बच्चों से बात कराने देते हैं। लेकिन जैसे कि तलाक तो उन्होंने अपनी साइड से दे दिया है। अगर देखा जाए तो कानूनी नज़र में इस तरीके से तलाक नहीं होता है। कुछ तलाक के पेपर्स पे भी तलाक करवाया था या फिर सिर्फ बोल के? सिर्फ बोला था, और अभी मेरे पास 2 नोटिस आ चुके हैं उसके। मेरे को नोटिस भेज रहा है तलाक के वो। तो आप तलाक दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? मैंने तो बोला नहीं था तलाक के लिए उसे, लेकिन ये चीज़ है कि वो हलाला के लिए मेरे को मजबूर कर रहा है, वो मैं नहीं करना चाहती। वो उसमें चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन हलाला जैसी चीज़ नहीं करूँगी मैं। तो ये तो ऐसे कहा गया है कि कुरान में या फिर इस्लाम में होता है शायद कि 3 तलाक के बाद अगर औरत मर्द के साथ रहना चाहती है दोबारा से तो उसको हलाला करना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये जो कुरीतियाँ हैं समाज में बनी हुई, तो इनका विरोध तो आप कर रही हैं, क्या ये कभी लगता है कि ख़त्म हो पाएंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जैसे आपका एक केस निकल कर आया है, शायद कितनी ऐसी जो आपकी जैसी महिलाएं होंगी वो आवाज़ भी नहीं उठा पाती होंगी। मैं तो यही कहती हूँ उन महिलाओं के लिए कि अपनी आवाज़ उठाएं और इस चीज़ को ख़त्म की जाए, और ये ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि मेरी जैसी और भी बहुत सी महिलाएं हैं जो इन चीज़ों से जूझ रही है। आप तो
बहुत मतलब शक्तिशाली महिला हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो खुल के विरोध कर दिया, आप सामने आके बात भी कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बात भी करना पसंद नहीं करती हैं और इस कॉन्सेप्ट को, हलाला वाले कॉन्सेप्ट को, 3 तलाक वाले कॉन्सेप्ट को बल्कि कहती कि सपोर्ट करती हैं कि ये हमारा एक तरीके से मज़हब में लिखा हुआ है, आप लोग इसके साथ छेड़खानी ना करें। वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि उनको बचपन से यही चीज़ें सिखाई जाती है। अल्लाह कभी ये कहेगा, जो ये कहता है कि वो बेहतर माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, और वो ये चीज़ें कहेगा कि तुम मतलब तुम्हारी जिससे शादी हो वो तुम्हें तलाक दे और फिर तुम्हें किसी और को के लिए सौंपा जाए, वो कोई और मर्द तुम पे हाथ डाले, वो कभी ये चीज़ें नहीं कहेगा। अगर एक महिला किसी पुरुष को तलाक दे तो पुरुष के लिए क्या प्रावधान है फिर? वो चीज़ें तो है ही नहीं ना, कि महिला को वो हक ही नहीं है इस्लाम में कि अपने पति को वो तलाक दे सके। सिर्फ मर्द को ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, और फिर सब कुछ भुगतना किसको पड़ता है? एक लड़की को भुगतना पड़ता है कि उसे हलाला जैसी चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। इस्लाम में ये चीज़ें नहीं हैं। चलिए, ये सब पूरा 1 साल का जो है टाइम बीत चुका है, अभी केस वगैरह डाला हुआ है आपने, तो दिल्ली में आप रह रही हैं और कौन लोग हैं, कोई एनजीओ है या फिर कोई आम लोग हैं जो आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद एक शक्तिशाली हैं, आप बोल रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि आपको भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, या सपोर्ट कर रहे हैं लोग? सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जैसे मेरे एडवोकेट हैं, मेरे यहाँ पे शुभचिंतक भी है, और जैसे सलीम वास्तिक जी है, एहसान भाई है, समीर भाई है, ये सब मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। अभी जैसे आपने केस डाला हुआ है, कहाँ तक गई है बात अभी? वो सब तो मेरे एडवोकेट देख रहे हैं, उसका मुझे अभी इतना पता नहीं है, वो सब मेरे एडवोकेट संभाल रहे हैं अपना। परिवार वाले अभी क्या कह रहे हैं? जैसे 1 साल हो गया है और जो आपके पति हैं उनका कभी फ़ोन आता है, कॉल करते हैं आप? जी नहीं। उस इंसान को अगर मतलब होता, अगर वो चाहता कि सब कुछ ठीक रहे, ये मेरे बच्चों की माँ है, मैं बच्चों को माँ से अलग कर रहा हूँ, वो कितना गलत कर रहा है, वो इंसान कभी खुश रह सकता है? वो उसे लगता है कि मैं अपने जीवन में वो मतलब सुखी रह सकता हूँ, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की भी बद्दुआ लग रही है उसे, और मेरी भी लग रही है उसे। वो ऐसे समझ के वो बहुत ऐठ में है ना, उसको पैसे की बहुत गर्मी है, वो पैसे की गर्मी भी उसकी निकलेगी, बहुत जल्द निकलेगी, उसकी और उसके बाप की। जैसे आप मुझे बता रही थी कि आपके परिवार वालों को धमकी भी मिल रही हैं, आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, मिल रही है, धमकियाँ भी मिल रही है। बोल रहा है कि प्रशासन मेरा क्या कर लेगी, वहाँ पे वो गई है तो वहाँ पे मीडिया में बोल के वो कितना भौंक लेगी, कितना चिल्ला लेगी, कुछ दिन में ही ये वापस बंद हो जाएगा। मैं प्रशासन को 1 लाख की जगह 10 लाख दूंगा, क्या बिगाड़ लेगी मेरा वो? देखिए, कानून भी आया था 3 तलाक वाला, बावजूद उसके इतने बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो जिस गवर्नमेंट ने तलाक बनाया, 3 तलाक वाला कानून बनाया, तो उनसे आप क्या कहना चाहती हैं कि कानून तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इस कानून को ना मानने वालों के लिए कौन सा ऐसा कानून बनेगा? जो अगर नहीं समझ रहा है ना कि 3 तलाक बैन हो गया है और हलाला जैसी चीज़ें बंद हो गई है, और फिर भी ना माने, तो ऐसे लोगों के लिए यही सज़ा है कि उसको चौराहे पे खड़ा करके कोड़े मारे जाए, तभी सुधरेगा समाज, वरना नहीं सुधरेगा। जैसे अभी मोदी सरकार है, इसी सरकार ने ये बिल बनाया था, तो मोदी जी से कोई रिक्वेस्ट हो या फिर किसी बड़े लीडर से ऐसी कोई रिक्वेस्ट हो तो क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे, माननीय मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये जो कुरीति है जो चल रही है वो बंद कर दी जाए, और इस पर ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि ये सब चीज़ें बंद हो, कम से कम औरतों की ज़िंदगी सुधर जाए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ उनसे। लेकिन अभी जैसे आपके बच्चे आपसे दूर हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि मुझे बच्चों से मिलवाया जाए, या फिर उनका? वो तो मैं बोल ही रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान तो खड़ा हो मेरे लिए जो मुझे कहे कि तू चल बहन, मैं मिलवाता हूँ तुझे अपने बच्चों से। आज मुझे 1 साल हो गया अपने बच्चों से दूर हुए। वहाँ पे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा बेटा
मेरे बिना वो मतलब उसको किसी का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, वो मेरा बनाया हुआ उसको वही बोलता कि मेरी मम्मी तुम बना के खिलाओ मुझे। मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई खबर देने वाला नहीं है मुझे वहाँ की। क्या अभी आपको धमकियाँ भी दी जा रही हैं? कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रोपेगेंडा में शामिल हैं? क्या कहना चाहिए? ये जो मेरे को धमकी दे रहे हैं ना, ये जो मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न मतलब मोहम्मद शरीफ और उसके चाचा सलीम राव, उनको एक बात मैं कह देना चाहती हूँ कि तुम चाहे जितने भी हथकंडे अपना लो, मैं पीछे तो हटूंगी भी नहीं। और जो तुम मेरे को मारने की धमकी दे रहे हो ना, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके मुझसे बात करो, पीठ पीछे भौंकने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बीजेपी सरकार है, दिल्ली में, राजस्थान में माननीय मोदी जी है, योगी जी है और रेखा गुप्ता जी है और भजन लाल शर्मा जी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे आए और मेरे को सपोर्ट करें इस चीज़ में। इस चीज़ में सपोर्ट तो करें, और साथ ही में क्या मांग रखती हैं आप बच्चों के लिए? और जिस तरीके से पूरा 1 साल आपको अलग रखा गया है बच्चों से, क्या कुछ चाहती हैं आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि कैसे भी एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया जाए, ताकि मुझे पता चले कि वो एग्जैक्ट उनके साथ में हो क्या रहा है, जो मेरे बच्चों को उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। एटलीस्ट मुझे पता, खबर देने वाला मेरे पास में कोई ऐसा इंसान तो आके खड़ा होए कि वो मुझे बोले कि हाँ तुम चलो वहाँ पे। अभी जैसे बच्चे तो ठीक होंगे, सही सलामत होंगे, लेकिन क्या बच्चा मतलब बच्चों को आप अकेले संभाल सकती हैं? क्यों नहीं संभाल सकती? जब एक औरत देश संभाल सकती है, एक औरत जब चांद पे जा सकती है, और मुझे बच्चे पालने के लिए ऐसे आवारा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ और उससे बेहतर ज़िंदगी दे सकती हूँ। काम भी कर सकती हैं? बिल्कुल करूँगी। ऐसे आवारा आदमी की ज़रूरत नहीं है मुझे अपने बच्चे पालने के लिए, और ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस घर में बाप ऐसी नीयत रखता हो, चाचा ऐसी नीयत रखता हो और बाप तो घटिया किस्म का हो, वहाँ पे अपने बच्चे छोड़ के क्या मेरे को उनकी ज़िंदगी ख़राब करनी है? ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपनी बात मतलब किसी से कह भी नहीं पाती, तो क्या समाज में ऐसी महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी, मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि घर से बाहर तो मैं भी नहीं निकलती थी कभी, मैंने कभी दुनिया नहीं देखी है ज़्यादा। मैं अपने मायके में भी ज़्यादातर घर में ही रहती थी, स्कूल कॉलेज मतलब घर पे आना जाना बस यही था, स्कूल से सीधा घर बस। ससुराल गई, ससुराल में भी कभी मैंने ये नहीं पता मेरे पड़ोसियों का नाम क्या है, ये भी नहीं पता? नहीं मालूम मुझे। अब जाके पता कर लीजिए कि ये कितना बाहर आती थी और कितना किसी से बात करती थी। मैंने कभी पड़ोसियों से भी बात नहीं की है क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं था। उन औरतों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल अब तुम लोगों के साथ होगा। चुप रहने से अच्छा है मेरे साथ खड़े हो ताकि इस प्रथा को ख़त्म किया जा सके। कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं जिनको आप ख़त्म करना चाहती हैं? मेन तो ये जो 3 तलाक और ये हलाला वाली जो है, ये मैं सबसे पहले ख़त्म करवाना चाहती हूँ। देखिए, जब कानून बन जाते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। आप देखिए, महिलाएं भी थी जो मैंने देखा कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि हमारे शरीयत के साथ, हमारे मज़हब के साथ जो है छेड़खानी की जाए, हम बर्दाश्त नहीं कौन सी शरीयत है जिसमें तुम औरतों की इज्जत नीलाम हो रही है? ऐसी कौन सी शरीयत में लिखा है जहाँ पे औरत को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि तलाक हस्बैंड दे रहा है और बलि का बकरी वो औरत को बनाया जाए? कौन सी शरीयत है ये? नहीं मानती आप ऐसे कानून? मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, भले ये चाहे कुरान में भी लिखा है तो भी मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगी। आप कब तक अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगी? क्योंकि 1 साल का समय हो चुका है। कितना आप विश्वास करती हैं कानूनी प्रक्रिया पर? क्योंकि आप कह रही हैं कि प्रशासन ने साथ नहीं दिया, लेकिन अब आप दिल्ली आई हैं तो क्या लग रहा है? नहीं, शाहबानो भी थी जिसने 10 साल तक अपनी लड़ाई लड़ी थी, तो अभी तो प्रशासन और कानून इतना मजबूत हो गया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बहुत जल्द न्याय मिलेगा। और चाहे इसके लिए मुझे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, मुझे सम्मान की मौत मंजूर है, लेकिन ये हलाला जैसी चीज़ें मुझे मंजूर नहीं हैं। हमारे भारत के संविधान में भी ये सब चीज़ें नहीं लिखी है। औरत को सिर्फ सम्मान की बात होती है। जब ये भारत पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या अरब कंट्री तो है नहीं कि यहाँ पे संविधान को फॉलो नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ
कुछ लोग नहीं मान रहे ना। आप देखिए शरीयत में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं संविधान उनके लिए बाद में है। संविधान नहीं, संविधान क्यों बाद में है? जब संविधान में सब बराबर हैं तो मुस्लिम बराबर क्यों नहीं है? वो संविधान सबके लिए लागू होता है। हिंदुस्तान में रहते हैं ना हम, तो हिंदुस्तान में सबके लिए संविधान बराबर ही होना चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं है। जब हिंदुओं में ये चीज़ें बंद हो सकती है, जैसे वो प्रथाएं चली थी, सती प्रथा, फिर एक प्रथा और चली थी कि एक बीवी को मतलब हस्बैंड मर जाए तो उसको कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके खाना पानी सब कुछ अलग अलग गंजा कर दिया जाता था। जब हिंदू ये सब चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो मुस्लिम क्यों नहीं बढ़ सकता? वो क्यों अपनी छवि इन हलाला जैसी चीज़ों के पीछे ख़राब कर रखा है? ये हलाला जैसी चीज़ें सिर्फ उन्होंने अपने मज़े के लिए बना रखी है। तो ये कुरान में है कि नहीं है? ये कुरान में नहीं है, और है भी तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं नकारती हूँ इस हलाला जैसी चीज़ को। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब भारत में संविधान सबके लिए बराबर है तो वो चीज़ें मुसलमान उन चीज़ों को लेके आगे बढ़े। ये हलाला जैसी चीज़ों को ख़त्म किया और अपनी मानसिकता को ख़त्म किया जाए।